हाँ जी बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, और आज की क्लास में हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। बेटे, लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था, उसकी इंट्रोडक्शन बताई थी। आज हम उसकी अकाउंटिंग के बारे में और ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये बहुत ही सिंपल चैप्टर होता है और इसीलिए ये स्टूडेंट्स का सबसे फेवरेट चैप्टर भी होता है। ठीक है ना? तो आइए मेरे साथ साथ सभी बच्चे पहले तो पुरानी क्लास का रिवाइज करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, सबसे पहले तो बच्चे चैप्टर का नाम लिखेंगे। चैप्टर का नाम था डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। नंबर 1। नंबर 2, सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा कि हमने दरअसल लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। मैंने आपसे कहा था कि डेप्रिसिएशन से रिलेटेड मेरे पास दो इश्यूज हैं पूरे चैप्टर में। एक तो इशू है कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैसे निकाली जाए, और दूसरा डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग कैसे की जाए। फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इसकी वैल्यू निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन दो मेथड बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। एक का नाम होता है एसएलएम और दूसरे का नाम होता है डब्ल्यूडीवी। फिर मैंने आपको यह बताया था कि अकाउंटिंग करने के भी हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका होता है विदाउट प्रोविजन, और दूसरा होता है विद प्रोविजन। और हम जो अपनी शुरुआत करेंगे वो विदाउट प्रोविजन वाले मेथड से करेंगे। विदाउट प्रोविजन वाले मेथड के अंदर हमारी डेप्रिसिएशन की एंट्री मैंने आपको बताई थी कि डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। आज की क्लास में अभी हम इसी अकाउंटिंग को आगे लेकर जाने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर इसमें अमाउंट कितना आएगा। तो अमाउंट क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि मेथड एसएलएम का दिया हुआ है या डब्ल्यूडीवी का दिया हुआ है। ठीक है जी। हमने आपको यह भी बताया था कि डेप्रिसिएशन चैप्टर में आपको डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना के नहीं दिखाना होता, आपको जर्नल एंट्री नहीं बतानी होती, आपको बनाना होता है एसेट अकाउंट। यानी कि बेटे पूरे डेप्रिसिएशन चैप्टर में आप क्या करेंगे, तो आपको बनाना होगा एसेट अकाउंट। सभी बच्चे मेरे साथ साथ फॉर्मेट लिखेंगे कि भाई एसेट अकाउंट कैसे बनता है। और बच्चे पूछ रहे हैं सर क्या एसेट अकाउंट एक साल का बनाना होगा। मैंने कहा नहीं, एग्जामिनर कहेगा कई सारे ईयर्स का एसेट अकाउंट बना के दिखाना है। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले साल में फर्स्ट ईयर में वो आपसे कहेगा कि आपने एक नया एसेट परचेज किया, तो आप लिखोगे टू कैश या टू बैंक, जितनी भी कॉस्ट थी वो यहां डेबिट कर दोगे। मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट के अंदर परचेज प्राइस तो आता ही है, साथ में एडिशनल जो खर्चे होते हैं ना, जब हम एसेट को यूज करेंगे उससे पहले के सभी एडिशनल खर्चे भी कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे। जिसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था, इंस्टॉलेशन चार्जेस हो सकता है, कार्टेज हो सकता है, और अगर पुराना एसेट है तो पुराने एसेट की रिपेयर भी डल सकती है। ठीक है जी, ये सब मिला के कॉस्ट बनेगी। फिर मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, इसीलिए हम यहां पर बाय डेप्रिसिएशन दिखाएंगे, चाहे एसएलएम हो चाहे डब्ल्यूडीवी हो, वो क्वेश्चन बताएगा। उसके बाद जितने का एसेट लिया उसके बाद डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो वैल्यू बच जाएगी वो यहां आ जाएगी। ये मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर में ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। ठीक, और क्वेश्चन कहेगा धीरे धीरे, क्वेश्चन के पास पूछने को कुछ होता ही नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन कहेगा हमने अगले साल एक और नई मशीन खरीद ली,
तो हम इसे लिखेंगे मशीन नंबर 2। पुराने वाली मशीन को कर देंगे मशीन नंबर 1, क्योंकि सवाल एक से ज्यादा मशीनों की भी बात कर सकता है। फिर सवाल कहेगा इस पे डेप्रिसिएशन लगाओ, तो मैं कहूंगा डेप्रिसिएशन मशीन 1, डेप्रिसिएशन मशीन 2। फिर मैं कहूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन मशीन 1, मशीन 2। ठीक है जी। और सर ये क्या पूछ सकता है, और बस जब एग्जामिनर कहेगा कि भाई बच्चों से क्या पूछूं, किस बात के नंबर दूं, तो वो कहेगा छोड़ो, हम एक काम करते हैं, मशीन को सेल करवा देते हैं। ठीक है जी। फिर वो आपसे मशीन को सेल करवाना शुरू कर देगा। तो मैं लिखूंगा बैलेंस बीडी मशीन 1, मशीन 2, और एक नई मशीन खरीद लेगा मशीन 3, डेप्रिसिएशन लगाएगा मशीन 1 पे, मशीन 2 पे, मशीन 3 पे, और कह देगा हमने सेल भी कर दी। तो मैं आपको आगे चल के सेल की एंट्री बताऊंगा कि जब भी सेल होगा तो मैं यहां क्रेडिट कर दूंगा, और उस सेल की वजह से जो लॉस होगा वो यहां पर लॉस दिखा दूंगा। ठीक है जी। उसके बाद जो बैलेंस बच जाएगा वो बैलेंस यहां आ जाएगा। बस यही सारी बातें मैंने आपको करके दिखानी है, और ये सब बातें क्वेश्चन ना डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में किया करेगा, इसलिए 2-3 सालों के अकाउंट बना करेंगे। ठीक है जी। आइए मेरे साथ साथ हम लोग क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं। बच्चे कह रहे हैं सर किस क्वेश्चन से आप स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा देखो जी, मेरा मन है कि हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर लेते हैं। पेज नंबर है 13.44। टीएस ग्रेवाल। आइए जी सभी बच्चे मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन नंबर 3, टीएस ग्रेवाल, पेज नंबर 13.44। ठीक है जी। सभी बच्चे पहले तो मेरे साथ मेरा फॉर्मेट खींच लें, फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसे आराम से बनाएंगे। पहली बात सभी बच्चे अपने दिमाग में बिठाएंगे, फॉर्मेट खींचते जाएंगे और दिमाग में एक बात डालते जाएंगे कि मुझे इस चैप्टर में बनाना होगा एसेट अकाउंट, और एसेट अकाउंट मुझे 1 साल का नहीं कई सालों का बनाना होगा। ठीक है। हाँ जी, मेरे साथ साथ सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 टीएस ग्रेवाल देखेंगे। ये फॉर्मेट बच्चों ने खींच लिया है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे और हम क्वेश्चन बनाएंगे। अच्छा जी, बच्चे कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा फोकस में प्रॉब्लम आ रही है। मैंने कहा 1 सेकंड रुक जाइए, हम देखते हैं फोकस कैसे बेटर हो सकता है। हाँ जी, अब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ऑन 1 जनवरी 2006 ए लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर 2,40,000 एंड स्पेंड 10,000 ऑन इट्स इरेक्शन। 1 जनवरी को हमने मशीन खरीदी 2,40,000 की और 10,000 रुपीज इसकी इरेक्शन पे खर्च कर दिए। इरेक्शन मतलब उसकी बनावट पर। क्या होता है, कई बार हम मशीन खरीद के लाते हैं ना, तो उसे लैंड के ऊपर ना अच्छे से मजबूती से गाड़ना पड़ता है, लगाना पड़ता है। उसी को बोल रहे हैं इरेक्शन चार्जेस। ये मेरी कॉस्ट के अंदर जुड़ जाएंगे। यानी मैं कहूंगा कि मेरी मशीन 2,40,000 की नहीं 2,50,000 की है। फिर कह रहा है ऑन 1 जुलाई 2006 एडिशनल मशीन कॉस्टिंग 1 लाख वॉज परचेज्ड। हमने आपसे पहले ही कहा था कि क्वेश्चन में होगा ही क्या, एक मशीन खरीदी, फिर दूसरी खरीदी, फिर तीसरी खरीदी, और क्या। वो कह रहे हैं हमने एक और मशीन खरीद ली 1 लाख रुपए की। ठीक है। फिर कह रहा है ऑन 1 जुलाई 2008 द मशीन परचेज ऑन 1 जनवरी 2006 वॉज सोल्ड फॉर 1,43,000। फिर कह रहा है हमने एक मशीन बेच दी एंड ऑन सेम डेट न्यू मशीन वॉज परचेज। यानी पूरे चैप्टर में मशीन खरीदता रहेगा और मशीन बेचता रहेगा। और इनफैक्ट मशीन परचेज करने की अकाउंटिंग बहुत सिंपल होती है। अगर थोड़ा सा अकाउंटिंग करनी होती है तो वो सेल के वक्त करनी होती है। तो इस क्वेश्चन में सेल भी है और मैं आपको सेल समझाऊंगा भी। वो मांग क्या रहा है
शो मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 कैलेंडर ईयर्स। ध्यान देना, कैलेंडर ईयर वो होता है जो 1 जनवरी को स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है। आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 5% बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है जी। आइए जी, अगर मैं आपसे कहूं कि क्वेश्चन कह क्या रहा था, तो क्वेश्चन कह रहा था भाई 2006 है, 2007 है, 2008 है, 2006 है, 2007 है, 2008 है और 2009 है। क्वेश्चन कह रहा था 1 जनवरी को मैंने मशीन 1 परचेज की है 2,40,000 की और 10,000 रुपीज इस पे खर्चा भी किया है। फिर क्वेश्चन कह रहा था मैंने जुलाई को एक और मशीन खरीदी थी 1 लाख की, मशीन 2 खरीदी थी 1 लाख की। फिर उसके बाद मैं कह रहा था 2007 में कुछ नहीं हुआ, 2008 में 1 जुलाई को हमने मशीन 1 सेल कर दी और हमने मशीन 3 परचेज कर ली। ठीक है जी। और फिर उसके बाद 2009 तक क्वेश्चन चलेगा क्योंकि वो पहले 4 साल हमसे मांग रहा है। ठीक है जी। सभी बच्चे सबसे पहले ऊपर तो हेडिंग लिखेंगे मशीन अकाउंट। एक एक करके शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने क्वेश्चन कह रहा था मशीन 1 परचेज की है 2,40,000 की और 10,000 का हमने इरेक्शन पे खर्चा किया है। तो हम यहां डेट डालेंगे 1 जनवरी 2006 को और यहां लिखेंगे टू कैश या टू बैंक, जो भी आप लिखें। वैसे मशीनरी हमेशा हम चेक देके खरीदते हैं, इसलिए चेक से भी लिख सकते हैं, कैश से भी लिख सकते हैं। यहां लिख देंगे कि मशीन थी 2,40,000 की और जो हमने खर्चे किए थे मशीन के ऊपर वो 10,000 के थे, इसीलिए मशीन हमें पड़ी थी 2,50,000 की। बताइए, मशीन परचेज करते हैं तो क्या एंट्री होती है? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, इसीलिए मशीन अकाउंट में हमने डेबिट कर दिया और यहां हमने डाल दिया ये मशीन 1 है। ठीक। डेप्रिसिएशन की एंट्री ईयर के एंड में जाके पास होती है, तो यहां पर लगाना है डेप्रिसिएशन। लेकिन उससे पहले मैंने 1 जुलाई को एक और मशीन खरीदी है 1 लाख की, तो उसे कैसे दिखाऊंगा? यहां दिखाऊंगा 1 जुलाई 2006 टू कैश मशीन नंबर 2 और इसमें कोई इंस्टॉलेशन का खर्चा नहीं है। तो सबसे पहली बात मेरे प्यारे प्यारे बच्चे मुझसे सीखेंगे कि जब भी एसेट परचेज किया जाएगा तो हम उसे डेबिट कर देंगे। यह बात मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी, एक बार फिर बता रहा हूं कि जब भी हम एसेट परचेज करते हैं हमारी एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बस क्वेश्चन के अंदर वो कई बार मशीन परचेज करवाएगा, तो जब भी परचेज करवाएगा मैं डेबिट कर दूंगा। ठीक है सर, ये बात हम समझ गए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटे, अब आगे बढ़ेंगे। ईयर एंड हो गया। अब ईयर एंड हो गया तो भाई मेरी मशीन की वैल्यू कुछ ना कुछ कम हो गई है, तो ईयर के एंड पर मैं चार्ज करूंगा डेप्रिसिएशन। और क्वेश्चन कह रहा है, मैंने ऊपर लिख दिया 2006, क्वेश्चन कह रहा है ईयर एंड होगा 31 दिसंबर को। जब ईयर एंड होगा तो आप लगाओगे यहां पर बाय डेप्रिसिएशन। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, डेप्रिसिएशन लगेगा मशीन 1 पर भी और मशीन 2 पर भी। कितना लगेगा? अब बेटे क्वेश्चन कह रहा था 5% स्ट्रेट लाइन मेथड, और स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है कि डेप्रिसिएशन लगेगा कॉस्ट पर। तो आपका डेप्रिसिएशन होगा 2,50,000। कॉस्ट कितनी है? 2,50,000 इंटू 5% इंटू पीरियड चेक करो, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक 12 महीने हैं, तो इंटू 12/12 इंटू
12/12 सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो बेटे मैं तो वर्बली कैलकुलेट कर सकता हूं, ये आएगा 12,500 रुपए, 12,500। जरा मुझे मशीन 2 का डेप्रिसिएशन निकाल के दिखाएं कितना होगा। बच्चे कह रहे हैं कि सर जब तक आप सवाल कर रहे हो आपको लगता है हम कैलकुलेट करेंगे, हम तो कॉपी कर लेंगे। मशीन 2 का डेप्रिसिएशन होगा 1 लाख रुपीज उसकी कॉस्ट है इनटू 5%। अब ये मशीन मैंने परचेज की थी जुलाई में, तो जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक होते हैं 6 मंथ्स, तो डेप्रिसिएशन लगेगा 6/12। 6/12 तो ये हो जाएगा 2,500। यानी बेटे केवल रेट का ध्यान मत रखना, पीरियड का भी ध्यान रखना। समझ में आया? ये पीरियड का भी ध्यान आपको रखना है। अब बताए 31 दिसंबर को बाय बैलेंस सीडी। अब बेटे बच्चे ना कई बार कंजूसी करते हैं, वो बैलेंस सीडी ना अलग अलग नहीं निकालते। मैं आप सभी बच्चों को सिखा दूं कि मुझे बैलेंस सीडी अलग अलग बताना है, मशीन 1 का कितना और मशीन 2 का कितना। सर वो कैसे निकलेगा? बड़ा सिंपल है, मुझे बताएं सभी बच्चे, मशीन 1 कितने की परचेज की थी? सर 2,50,000। और इसकी वैल्यू डिक्रीज कितनी हुई? 12,500। तो 250 मशीन 1 की कॉस्ट है, उसमें से मशीन 1 का डेप्रिसिएशन माइनस करो। डेप्रिसिएशन का मतलब है कि मशीन की वैल्यू कम हो गई। जो मशीन पहले 1 साल पहले 2,50,000 की ली गई थी, उसकी वैल्यू 12,500 रुपीज कम हो गई, तो उसकी वैल्यू हो गई अब 237,500। ठीक है जी, मैं इसको बाहर निकाल दूं। ये लो मैंने बाहर लिख दिया। अंदर मैं लिख के दिखाना चाहता हूं कि मशीन 2 की वैल्यू कैसे निकालूंगा। बोलो, मशीन 2 पहले थी 1 लाख की, जब ली थी तो थी 1 लाख की, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग गया कितना? 2,500। तो ये कितने की बच गई? 97,500 की। और जो बच्चे इसे वर्बली कंप्यूट कर सकते हैं ना, उन्हें ऐसे दिखाने की आवश्यकता नहीं है, टीचर को पता है कि ये आपने कैसे निकाली है। हाँ, यानी आप डायरेक्टली मशीन 2 की ये वाली वैल्यू लिख दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़े? यस सर। अब नेक्स्ट ईयर डेट आ गई 1 जनवरी 2007। डेट, मंथ, ईयर, ये जगह बचाने के लिए इस फॉर्मेट में हम लिखते हैं। अब मैं लिखूंगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। मेरे पास अब 2 मशीन चली आ रही हैं, मशीन 1, मशीन 2। मशीन 1 237,500, मशीन 2 इसकी वैल्यू है 97,500। और 2007 में मेरा डायग्राम बता रहा है कि मैंने कोई नई मशीन ना तो परचेज की है और ना ही मैंने सेल की है। अब बेटे जब ईयर एंड होगा तो मैं चार्ज करूंगा डेप्रिसिएशन, और जब भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो सभी बच्चों को पता है कि हम यहां पर लिखते हैं बाय डेप्रिसिएशन। बच्चे कह रहे हैं सर क्या फिर से हम मशीन 1 और मशीन 2 का डेप्रिसिएशन अलग अलग दिखाएंगे? मैंने कहा यस, मशीन 1 और मशीन 2 का डेप्रिसिएशन अलग अलग दिखाएंगे। ठीक सर, डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाएगा? मैंने कहा पहले तो ये बताइए मेथड कौन सा चल रहा है? स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन लगता है कॉस्ट के ऊपर, तो मैं फिर से कॉस्ट चेक करूंगा। कॉस्ट है 2,50,000, रेट है मेरे पास 5%, और क्योंकि सेकंड ईयर में पूरे साल मेरी मशीन यूज हुई है तो 12/12।
ये होगा मेरे पास 12,500। मशीन 2 को चेक करेंगे। मशीन 2 की ओरिजिनल कॉस्ट, याद रखना स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है हमेशा क्या लेनी है, ओरिजिनल कॉस्ट इंटू 5%। पिछले साल तो ये मशीन 6 महीने यूज हुई थी, लेकिन इस साल में ये मशीन पूरे 12 महीने यूज हुई है, तो 12/12। इसका मतलब ये हो गया कितना, 5,000। अब बच्चे कह रहे हैं सर इसका बैलेंस सीडी हम बताना चाहते हैं। मैंने कहा वेरी वेरी गुड, इसका बैलेंस सीडी बताएं। मशीन 1, मशीन 2। बच्चे कह रहे हैं सर एक साल पहले ये मशीन की वैल्यू रह गई थी 237,500 और आज इसकी वैल्यू 12,500 रुपए कम हो गई है, तो 237,500 में से 12,500 माइनस कर दीजिए, ये वैल्यू आएगी 2,25,000। अगर आपका मैथमेटिक्स सही है तो आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो, अंदर खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी खिचड़ी पकाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्हें समय लगे समझने में कि ये वैल्यू कैसे आई। तो भाई जो वैल्यू पहले की थी उसमें से डेप्रिसिएशन यानी गिरावट माइनस की, तो ये वैल्यू आ गई। मशीन 2 97,500 माइनस 5,000, तो सर ये वाली वैल्यू आएगी 92,500। हाँ, आपको ऐसे ही बनाना है, लेकिन मैं अभी खिचड़ी बनाऊंगा। समझ में आ रहा है? आप मुझे मना नहीं करोगे सर खिचड़ी क्यों बना रहे हो, हमें बात समझ में आ रही है। ये लीजिए ऐसे आएगी, ये कंप्लीट हो गया। अब इन दोनों को कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट ईयर। 1108 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीन 1, मशीन 2। जल्दी से मुझे वैल्यू बताएं। सर वैल्यू है 2,25,000 और 92,500। अब बताएं जी 2008 में क्या हो रहा है। सर 2008 में 1 जुलाई को आप मशीन सेल कर रहे हैं, ठीक है जी। जो हमने 1 जनवरी 2006 को परचेज की थी वो हमने सेल कर दिया फॉर 1,43,000। सभी बच्चे मेरे साथ साथ ध्यान देंगे, मैं नीचे डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मेरा ईयर है 2008। मेरे पास मशीन 1 है, मेरे पास मशीन 2 है। वो कह रहा है 1 जुलाई को आपने मशीन 1 सेल कर दी। सभी बच्चे मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैंने 1 जुलाई को मशीन 1 सेल कर दी है, कितने की, 1,43,000 की। ठीक है जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या सेल करने से पहले आपने M1 को यूज किया था? बच्चे कह रहे हैं हां सर हमने यूज किया था। मैंने कहा वेरी वेरी गुड। अगर M1 यहां पर 2,25,000 की थी और आपने इसको यूज किया है, तो क्या यूज करने से इसकी वैल्यू कम नहीं हुई होगी? सर कम हुई होगी। तो अगर यूज करने से वैल्यू कम हुई होगी तो भाई डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन हुआ था? बोलो हुआ था? यस सर। अगर डेप्रिसिएशन हुआ था तो बेटे जब आप मशीन को सेल करेंगे तो पहले आप डेप्रिसिएशन लगाओगे। किस पर? ओनली एंड ओनली मशीन 1 पर, क्योंकि मशीन 1 यहां तक यूज हुई,
उसके बाद सेल हो गई। जबकि मशीन 2 ये यूज होती रही यहां तक यूज होती रही। तो जानते हो मशीन 2 इसका डेप्रिसिएशन मैं यहां लगाऊंगा। यानी जब भी ईयर के मिड में आप कोई मशीन सेल करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसी मशीन का डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है जी, आइए मेरे साथ 1 जुलाई को डेप्रिसिएशन लगाएं ओनली फॉर मशीन 1। 1 जुलाई 2008 बाय डेप्रिसिएशन, और ये हमारी मशीन नंबर 1 पे लगना है। सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि डेप्रिसिएशन कितना आएगा। बच्चे कह रहे हैं सर उसकी कॉस्ट थी 2,25,000। हम एसएलएम मेथड चला रहे हैं। याद रखना एसएलएम मेथड में हमेशा डेप्रिसिएशन किस पे कंप्यूट होता है? कॉस्ट पर कंप्यूट होता है। इसीलिए अच्छा 250 लेना है। सॉरी मैं कह कुछ रहा था, लिख कुछ रहा था, ये बड़ी समस्या है। यही एग्जामिनर चाहता है कि बच्चा ये गलती कर दे जो भी मुझसे भी होने वाली थी। अब मैं बच्चों से क्या कहूं? अगर मुझसे ये गलती हो सकती है तो बच्चे से भी हो सकती है। ठीक है ना? हाँ जी, सभी बच्चे दोबारा से रिवाइज करेंगे। डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड से लग रहा है, और एसएलएम मेथड कहता है हमेशा डेप्रिसिएशन के लिए कॉस्ट ली जाएगी। तो कॉस्ट कितनी है? 2,50,000 इंटू 5% इंटू यूसेज बताएं 6 मंथ, और ये 5% का रेट 12 मंथ्स के लिए होता है। ठीक है जी, तो आप इसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे और डेप्रिसिएशन आएगा 6,250। ठीक है सर। अब सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। जब हम मशीन सेल करेंगे तो हमारे पास सेल होने की वजह से कैश आएगा और मशीन चली जाएगी। तो यानी मशीन क्या होगी? क्रेडिट। तो आपने जब मशीन सेल की तो आपको यहां लिखना है बाय कैश सेल। ये कितना हो गया? तो सर सेल प्राइस हमेशा क्वेश्चन बताएगा 1,43,000 की सेल हुई, तो यहां लिखेंगे 1,43,000। ठीक है जी। अब यहां पर आपको दिखाना है बाय P&L लॉस ऑन सेल। आपको कितना नुकसान हुआ सेल की वजह से। ठीक है, अब बताइए जी, ये मशीन जो 225 की थी, इसे आपने पहले कुछ यूज किया और यूज करने से उसकी वैल्यू कम हो गई। कितनी? 6250। तो सभी बच्चे मेरे साथ यहां लिखेंगे बेटे 2,25,000 की मशीन थी जिसे हमने 6250 यूज कर लिया। समझ में आया? यानी ये 2,25,000 की मशीन यूज हो गई थी। तो यूज होने के बाद वो कितने की यहां पर रह गई थी, इसमें से ये माइनस कर दीजिए। 2,25,000 माइनस 6250, यानी उसकी वैल्यू रह गई थी 2,18,750। मशीन कितने की थी 1 जनवरी को? 2,25,000 की। आपने बेचने से पहले 6250 को यूज कर लिया, यानी उसकी वैल्यू में इतनी गिरावट आई। अब बताओ, गिरावट आने के बाद उस मशीन की वैल्यू बच रही है 2,18,750, और वो मशीन आपकी बिकती है 1,43,000 में। बताओ, 2,18,750 की मशीन बिक जाती है 1,43,000 में, तो आपको नुकसान हुआ या फायदा हुआ? ये माइनस करो और बता दो
कि आपको 75,750 का लॉस हो गया। 75,750 का लॉस हो गया। और ये सारी ट्रांजैक्शंस मिल करके आपकी मशीन नंबर 1 का खाता बंद कर देती हैं। आप एग्जाम में ऐसे हाईलाइट मत कर देना, मैं आपको समझा रहा हूं कि मशीन 1 अब खत्म हो गई, अब मशीन 1 का आगे कुछ भी नहीं जाने वाला। फिर क्वेश्चन कह रहा था इसी दिन आपने एक नई मशीन भी खरीदी है, तो मैं लिख दूंगा टू कैश मशीन 3। और ये नई मशीन आपने परचेज की है कितने की? 2 लाख रुपए की आपने परचेज की है। ठीक है जी। अब अचानक मेरे पास स्पेस कम हो गया है, तो अब मैं छोटा छोटा लिखता हूं। मैं लिखूंगा अब 31 ऑफ दिसंबर 2008, क्योंकि बाकी भाई मशीन 2 तो यहां तक जाएगी और मशीन 3 यहां से यूज होना शुरू होगी, तो ईयर एंड पर मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। अब मशीन 2 और मशीन 3 पर लगाऊंगा, तो यहां लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन मशीन 2 मशीन 3। सभी बच्चे चेक करके बताएंगे मशीन 2 का डेप्रिसिएशन कितना आएगा। सर मशीन 2 की कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख। तो भाई 1 लाख रुपए पर 5% पूरे 12 महीने की यूज है, तो डेप्रिसिएशन आएगा 5,000। क्लियर हो गया? आइए जी मशीन 3 पर लगाते हैं। ये 2 लाख की मशीन थी, 5% फुल ईयर का होता है, और आपने मशीन यूज किया केवल 6 मंथ्स, तो 6/12, तो ये हो गया मेरे पास 10,000 का हाफ 5,000। अब बताइए बैलेंस सीडी कितना आ गया? बहुत आराम से, क्योंकि यहां पर ना कंफ्यूजन हो जाता है। मशीन 2 एक साल पहले थी 92,500 की, और एक साल के बाद उसकी वैल्यू 5,000 रुपीज कम हो गई है, तो भाई मशीन 2 की वैल्यू आएगी 92,500 माइनस 5,000, ये वैल्यू आएगी 87,500। मशीन नंबर 3 की वैल्यू आएगी दिस माइनस दिस, 1,95,000। ये लीजिए बेटे, ये मेरी ईयर एंड पर इन दोनों की वैल्यू आ गई। अब सभी बच्चे देखेंगे, मैं 2008 पर, यहां पर खत्म हो गया सवाल। 2008 पर कितने साल हुए? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। आप देख सकते हैं यहां से लेकर यहां तक मैंने फर्स्ट ईयर बनाया, यहां से लेकर यहां तक सेकंड ईयर बनाया, फिर यहां से लेकर यहां तक थर्ड ईयर बनाया, और थर्ड ईयर के एंड पर ये दोनों वैल्यू हो गई। तो बेटे क्वेश्चन के अंदर मेरा आंसर मैच कर रहा है। इन दोनों को यदि आप जोड़ोगे ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 282,500। तो इसका मतलब है क्वेश्चन में मशीनरी अकाउंट फर्स्ट 4 कैलेंडर ईयर का नहीं मांगा गया, यहां कर दो फर्स्ट 3 कैलेंडर ईयर। यानी ये बुक से मिस्टेक हो गई है, यहां होना चाहिए था 3 ईयर, तो ये आंसर आएगा। तो मैं 3 ईयर पे क्वेश्चन को छोड़ देता हूं। बोलिए जी, बात समझ में आई? बच्चे कह रहे हैं सर कुछ कुछ बात समझ में आई है। मैंने कहा बहुत बढ़िया है। अगर आपको बात समझ में आई है तो फिर मैं चलूंगा अगले क्वेश्चन पर। ठीक है जी, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे।
Now, let us proceed to question number 4. T.S. Garewal, page number 13.44. आइए जी, अब हम लोग बनाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 तो बेटे इतना आसान है कि कहने की बात ही नहीं है। केवल एक ही साल का अकाउंट बनाने के लिए वो मांग रहा है। तो भाई ये लीजिए, ये हमने बनाया मशीन अकाउंट, ठीक है जी। बच्चे कह रहे हैं सर क्वेश्चन दिखाइए। मैंने कहा आइए आपको क्वेश्चन दिखाएं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंसर्न प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of December 2010। वो आपसे एक ही साल का अकाउंट मांग रहा है और वो ईयर 31 दिसंबर को कंप्लीट हो जाएगा। 1 जनवरी परचेज्ड अ सेकंड हैंड मशीनरी फॉर 40,000। 1 जनवरी स्पेंड 10,000 ऑन रिपेयर फॉर मेकिंग इट सर्विसेबल। सबसे पहले मैं लिखूंगा ऑन 1 जनवरी, ऊपर डाल दूंगा ईयर 2010। यहां लिखूंगा टू कैश मशीन 1। मैंने मशीन 1 खरीदी है 40,000 रुपीज की और 10,000 रुपीज इसकी सर्विस पे मैंने खर्च किए हैं, तो ये मैं ऐड कर दूंगा 50,000। मैं नीचे आपके लिए नोट भी डालूंगा। नोट, सभी बच्चे मेरे साथ ध्यान से नोट लिखेंगे। whenever any second hand मतलब पुराना, old asset is purchased, then first repairs done at the time of purchase will be added with the cost of the asset। मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 में यह समझाया है कि बेटे अगर आप पुराना एसेट खरीदोगे तो पुराने एसेट को हम रिपेयर भी तो करवाएंगे। तो जब आपने खरीदा था उस समय की रिपेयर आपको कॉस्ट के साथ जोड़ के दिखानी है, ठीक है जी। सर इसको जरा और ज्यादा डिटेल में समझाओ। मैंने कहा रुको मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के आप बात समझेंगे नहीं। मान लीजिए बेटे एक बच्चे ने कहा सर ऐसा है, मेरा बहुत मन है कि मैं एक बुलेट मोटरसाइकिल परचेज करना चाहता हूं। मैंने कहा लो प्रॉब्लम क्या है। कहता है कि सर मैं मार्केट में गया था, मैंने बुलेट मोटरसाइकिल पता की है 1,10,000 रुपए की आ रही है। मैंने कहा तो तुम क्या चाहते हो। वो कहता है सर मेरे पेरेंट्स इतने पैसा देने के लिए तैयार है नहीं, उन्होंने कहा हम आपको 60,000 रुपीज ही दे सकते हैं। तो सर देखो ना मैं कैसे बुलेट मोटरसाइकिल लूं। मैंने कहा मत लो, जब वो 60,000 दे रहे हैं तो तुम दूसरी मोटरसाइकिल ले लो जो 60,000 में ही आ जाए। मगर वो बच्चा कह रहे नहीं सर मैं तो बुलेट ही लूंगा। मैंने कहा अच्छा जी क्या करोगे। कहता है सर मैंने देखा है एक पुरानी बुलेट मोटरसाइकिल मिल रही है। मैंने कहा कितने की। कह रहे सर 30,000 की। मैंने कहा भाई पुरानी मोटरसाइकिल लेने से क्या फायदा। कहता है सर मैं इसमें ना पेंट करवा दूंगा, पेंट करवाने से मेरा 10,000 रुपीज का खर्चा होगा, प्लस मैं उसकी कुछ रिपेयरिंग करवाऊंगा, इंजन की रिपेयरिंग करवाऊंगा, उसमें खर्चा होगा मेरा 15,000 रुपए। और सर ये मोटरसाइकिल दिखने के बाद बिल्कुल नई लगने लगेगी,
तो उसने मोटरसाइकिल पुरानी खरीदी 30,000 की, सर्विस सेंटर पे ले गया, पेंट का खर्चा किया, रिपेयर का खर्चा किया, और फिर मोटरसाइकिल लेके मेरे सामने आ गया। मैंने कहा भाई तेरी मोटरसाइकिल बहुत अच्छी लग रही है, कितने की ली? ये मोटरसाइकिल की पिक्चर बनाई है। बच्चा हंस रहा है, कह रहा है सर कैसी पिक्चर बनाते हो आप भी, वो भी बुलेट की। मैंने कहा छोड़ो, ध्यान ये दो कि भाई जो मोटरसाइकिल वो लाया है वो कह रहा है सर देखो मुझे तो 55,000 रुपए की पड़ी मोटरसाइकिल। मैंने कहा 55,000 की कैसे पड़ी? उसने कहा सर जितने की खरीदी और इतने के खर्चे हुए। समझ में आया? तो जब भी पुराना एसेट खरीदोगे तो पुराने एसेट की रिपेयर के जो खर्चे होंगे वो आप कॉस्ट के साथ जोड़ोगे और फिर बताओगे कि कितने की मिली। सर इफ एनी रिपेयर इज incurred after the date of purchase, अगर खरीदने के बाद आपने फिर से रिपेयर के ऊपर खर्चा किया, देन इट विल नॉट बी एडिड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। यानी खरीदने के बाद अगर रिपेयर करवाओगे तो वो रिपेयर हम कॉस्ट के साथ ऐड नहीं करेंगे। ठीक है सर? बट इफ repairs increases life of asset or capacity of asset, then it will be added to the cost। अब इन दोनों बातों का मतलब मेरे से सभी बच्चे समझ लेंगे। भाई आपने परचेज एक बार कर ली, उसके बाद अगर आप रिपेयर का खर्चा करोगे तो बेटे वो रिपेयर एसेट अकाउंट में नहीं आएगी। लेकिन अगर आपकी रिपेयर इस कदर स्पेशल है जिसकी वजह से आपके एसेट की लाइफ बढ़ जाए या आपके एसेट की कैपेसिटी बढ़ जाए, तो फिर उस स्पेशल रिपेयर को हम एसेट के अंदर डेबिट कर देते हैं। यानी मैं सरल भाषा में अगर आपको समझाऊं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि खरीदने के बाद अगर आपने रिपेयर की है तो उसे कॉस्ट के साथ मत जोड़ना, उसे कॉस्ट के साथ मत जोड़ना। लेकिन अगर क्वेश्चन ये कह दे कि उस रिपेयर की वजह से आपकी एसेट की लाइफ बढ़ गई है, अगर क्वेश्चन ये कह दे उस एसेट की वजह से आपके एसेट की परफॉर्मेंस बढ़ गई है, तो उसे जरूर एसेट अकाउंट में जाके डेबिट करना। मैं आपको बता दूं बेटे, क्योंकि मोस्टली रिपेयर्स कराने से मेरे एसेट की लाइफ बढ़ती रही है, इसलिए मोस्टली रिपेयर एसेट अकाउंट में नहीं दिखाई जाती। कहां दिखाई जाती है? P&L अकाउंट में। और जब भी स्पेशल रिपेयर होगी तो क्वेश्चन अपने आप बता देगा कि ये वाली रिपेयर स्पेशल है, इसीलिए आप तब उसे एसेट अकाउंट में लेके जाना। मतलब ये कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप ये मानोगे कि वो रिपेयर मेरी एसेट अकाउंट में नहीं जाएगी। बताइए क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है सर, बात समझ में आ गई, लेकिन मन कुछ और भी जानना चाहता है। मैंने कहा ठीक है जी, मन क्या जानना चाहता है? मन तो बावरा है। मान लीजिए बेटे आपकी मोटरसाइकिल का टायर खराब हो गया, घिस गया, तो आपने नया टायर लगा दिया। तो नया टायर भी एक किस्म की रिपेयर ही होता है, लेकिन हम उसे कॉस्ट के अंदर ऐड नहीं करते,
समझ में आया? सर क्यों नहीं ऐड करते? क्योंकि जब कंपनी ने हमें मोटरसाइकिल बेची थी तो कंपनी ने कहा था मोटरसाइकिल चलेगी 15 साल तक। हमने पूछा था भाई टायर कितने साल चलेगा? उन्होंने कहा टायर चलेगा 3 साल तक, यानी हर 3 साल के बाद आपको नया टायर डालना होगा। तो क्या नया टायर डालने से आपकी मोटरसाइकिल अब 15 साल से बढ़ के 18 साल चलेगी? नहीं। फिर आपको 3 साल बाद दोबारा टायर डालना पड़ेगा। तो टायर डालने से क्या उसकी ओरिजिनल लाइफ बढ़ जाएगी? नहीं। तो आप बदलते रहो टायर, जब 15 साल पूरे हो जाएंगे तो मोटरसाइकिल का इंजन ही खत्म हो जाएगा। जब इंजन ही खत्म हो जाएगा तो आप मोटरसाइकिल क्या चलाओगे? यानी टायर नया डालने से एसेट की जिंदगी बढ़ नहीं जाती। समझ में? ठीक है, अब इतना आप समझ लो, उसके बाद मैं चर्चा करता रहूंगा तो ना जाने कितनी चर्चा करता रहूंगा। और अगर मैं टेक्निकल भाषा में आपको समझाऊं कि जो रिपेयर होती है मैं उसे कॉस्ट में ऐड नहीं करता हूं, क्योंकि टेक्निकली उसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बच्चे कह रहे हैं सर ये कौन सी नई बला है? मैंने कहा छोड़ो इस बला को, लेकिन मैं आपको एक स्टेज पे जाके समझाऊंगा कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और जो खर्चा लाइफ को बढ़ा दे उस खर्चे को अकाउंट्स बोलती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बेटे मैं अपनी डिस्कशन को अब शॉर्ट में कह सकता हूं कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख दे तो कॉस्ट में जोड़ लेना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख दे कॉस्ट में मत जोड़ना। सर पता कैसे चलेगा? जिससे लाइफ बढ़ेगी वो कैपिटल है, जिससे लाइफ नहीं बढ़ेगी वो रेवेन्यू है। सर और कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन साइलेंट हो तो रेवेन्यू है, क्वेश्चन कहेगा तो ही कैपिटल होगा। आइए जी, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ जी सर आ गई। क्वेश्चन कह रहा है आपने 1 जनवरी को एक पुरानी मशीन खरीदी 40,000 की, 1 जनवरी को आपने रिपेयर्स पे खर्चा किया 10,000, तो मैंने जोड़ दिया। फिर क्वेश्चन कह रहा है 30 जून को फिर से एक और मशीन खरीदी गई 20,000 की। मैंने कहा चलिए ठीक है एक और मशीन खरीद लेते हैं 20,000 की। डेट लिखेंगे 30 जून टू कैश मशीन 2, और ये आपने नई मशीन खरीद ली है 20,000 की। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 30 सितंबर को आपने रिपेयर कराई मशीनरी की 3,000। क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा कि इससे लाइफ बढ़ी है, तो भाई इस रिपेयर को मैं मशीन अकाउंट में नहीं लेके जाऊंगा। हाँ जी, इसको मशीन में नहीं लेके जाऊंगा, इग्नोर कर दूंगा। ठीक है, और फिर वो कह रहा है डेप्रिशिएट कर दो मशीनरी 10% पर एनम से। अब सवाल ये उठता है कि सर यहां तो सिर्फ लिखा है डेप्रिशिएट मशीनरी एट 10% पर एनम, मेथड थोड़ी ना लिखा है कि स्ट्रेट लाइन होगा या WDV होगा। तो आप देखो ये क्वेश्चन की इनकंप्लीटनेस है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर इसे SLM से करूं या इसे WDV से करूं। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मैं इसे WDV मेथड से करूंगा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से करूंगा, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड SLM से ज्यादा बेहतर मेथड है। लोग SLM मेथड के मुकाबले WDV मेथड ज्यादा यूज करते हैं। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मैं WDV यूज करूंगा, लेकिन बुक कह रही है कि मैं पहले सारे क्वेश्चन SLM के बता रही हूं, इसीलिए यहां क्वेश्चन नंबर 4 मुझे बता रहा है कि किताब दरअसल SLM से बनवाना चाहती है। हिंट मिल रहा है क्योंकि आपकी बुक में ये सारे क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे क्वेश्चन
बुक ने हेडिंग लिखी है स्ट्रेट लाइन मेथड, इसीलिए अभी मैं इसे स्ट्रेट लाइन मेथड से कर रहा हूं। लेकिन आपको एक सजेशन दे रहा हूं कि एग्जाम में अगर मेथड लिखना भूल जाए टीचर, तो आप WDV मेथड यूज करना और नीचे नोट डाल देना कि सर जी आप भूल गए थे मेथड बताना, इसीलिए मैंने WDV को मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अभी SLM से काम करेंगे। ईयर एंड हो गया मेरा 31 दिसंबर 2010 को। मुझे चार्ज करना है डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 10% मशीन 1 पर। क्योंकि मैं SLM से काम कर रहा हूं और SLM कहता है कॉस्ट लो, तो कॉस्ट कितनी हो गई 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय पीरियड ऑफ यूज 12 महीने बटा 12 महीने, तो ये हो गया 50,000। मशीन 2 20,000 10% और यूसेज का पीरियड है 6 मंथ, जबकि रेट है 12 महीने का, तो प्रोपोर्शनेट करना पड़ता है। तो ये हो गया मेरे पास कितना 1000। अच्छा ये होगा 5000, सॉरी 50,000 का 10% 5000, 20,000 का 10% 2000, आधा हो गया 1000। ये बिल्कुल ठीक है, ये हटा देना। अब बताइए बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना होगा। मशीन 1 मशीन 2, अब मैं सीधा डायरेक्टली बाहर निकाल दूंगा। 50 में से 5 गया तो ये हुआ 45,000, 20 में से 1 गया ये हुआ 19,000, और ये दोनों टोटल हो गए 64,000। ठीक है जी। आइए जी, अब हम बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्लीज प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 TS गरेवाल, पेज नंबर 13.44, और मैं बनाऊंगा मारुति वैन अकाउंट। एसेट का नाम है वैन अकाउंट। A Maruti van was purchased on 1st of January 2000 for rupees 60,000 and 5,000 was spent on its repair and registration. सभी बच्चे फॉर्मेट फटाफट बनाएंगे और क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 1 जनवरी 2000 को हमने एक मारुति वैन परचेज की जिसकी 60,000 की कॉस्ट थी और 5,000 हमने उसकी रजिस्ट्रेशन पे खर्च किए, तो ये हो गई मेरे पास 65,000 की। फिर कह रहा है ऑन 1 जुलाई 2001 अनदर वैन वॉज परचेज फॉर 70,000। अब ये पहुंच गया 2001 में, तो मैं नीचे गया, नीचे लिखा हुआ है शो मारुति वैन अकाउंट। नीचे से थर्ड लास्ट लाइन में पढ़ रहा हूं, शो मारुति वैन अकाउंट फ्रॉम 2000 to 2002 ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड इफ rate of depreciation is 10% per annum. Assume books are closed on 31st of December every year. दरअसल मैं ये ढूंढ रहा था कि बुक्स कब क्लोज हो रही हैं, तो वो कह रहा है बुक्स क्लोज हो रही हैं 31st ऑफ दिसंबर को। ठीक है जी, बताइए मैंने मारुति वैन खरीदी 1 जनवरी 2000 को, बुक्स क्लोज होंगी 31 दिसंबर 2000 को। ठीक है ना,
यानी पहले साल में मेरे पास कोई और घटना है ही नहीं, तो मैं पहले साल डेप्रिसिएशन लगा के पहले बुक्स तो क्लोज कर दूं। 31 दिसंबर 2000 जब बुक्स क्लोज की जाती हैं तो पहले लगाया जाता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होगा 65,000 पर 10%, 12/12, तो ये हुआ 6,500। और बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 58,500। बताओ जी ये बैलेंस कैरी डाउन कैसे आया? सर 65,000 की वैन थी, 6,500 वैल्यू में गिरावट आई, तो इतनी गिरावट के बाद कितनी वैल्यू बच गई? 58,500। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अब इसे कंटिन्यू करेंगे। 1 जनवरी 2001 को मेरे पास पहले से ही चली आ रही है वैन 1 58,500 की। अब यहां लिखा था ऑन 1 जुलाई अनदर वैन वॉज परचेज फॉर 70,000, और फिर लिखा है ऑन 1 जनवरी 2002। तो भाई 2002 तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। पहले मैं 70,000 की एक नई वैन परचेज कर लूं ऑन 1 जुलाई 2007। ऑन 1 जुलाई 2001 एक और वैन परचेज की है आपने 70,000 की, और ये बुक्स मेरे पास क्लोज होंगी 31 दिसंबर 2001 को। उसके लिए पहले मैं चार्ज करूंगा डेप्रिसिएशन वैन 1 पर, वैन 2 पर। अब सभी बच्चे मुझे पहले डेप्रिसिएशन निकाल के बताएंगे कितना आ रहा है। सर स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो पहले कॉस्ट देखो। कॉस्ट है 65,000, रेट है 10%, इंटू 12/12 लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। समझ में आया? हाँ, मैं तो सिर्फ आपको याद करवा रहा था। आप हमेशा सिंपल 10% मत करना, इंटू पीरियड भी चेक करना। तो ये हो गया सर कितना? 6,500। लेकिन वैन 2 आपने आधा साल यूज की है, ठीक है जी। तो इसकी कॉस्ट है 70,000, इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 10%, और क्योंकि ये 10% पर एनम होता है, तो यानी ये 12 महीने का होता है, जबकि मैंने एसेट को यूज किया है 6 मंथ्स, तो ये 6 मंथ्स के हिसाब से निकलेगा। ये हो जाएगा मेरे पास 3,500। उसके बाद 31 दिसंबर को बाय बैलेंस कैरिड डाउन वैन 1 वैन 2। अब इसमें से ये डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 52,000। वैन 1 की वैल्यू में से वैन 1 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो वैन 1 की एंड की वैल्यू आ गई। वैन 2 थी 70,000 की, उसकी वैल्यू में गिरावट आई 3,500, तो वो घटा दो, वो आई 66,500 की। फर्स्ट ऑफ जनवरी 2002 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन वैन 1 वैन 2 52,000 66,500। अब चेक कीजिए, अब ये क्वेश्चन कह रहा है ऑन 1 जनवरी 2002 फर्स्ट वैन परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2000 was sold for 45,000 and new van costing 170 was purchased on the same date। क्वेश्चन कह रहा है इसी दिन आपने वैन 1 को बेच दिया,
तो बेटे क्योंकि उसी दिन आपने वैन 1 को सेल कर दिया, इसीलिए बेटे डेप्रीसिएशन वैन 1 का लगा ही नहीं। बोलो बेटे, जिस दिन का बैलेंस है उसी दिन आपने इसको सेल कर दिया, पीरियड ही इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए यूसेज नहीं है, इसीलिए डेप्रिसिएशन भी नहीं होगा। ये वाली वैन आपने सेल कर दी 45,000 में, बताइए नुकसान कितना हो गया बाय P&L लॉस। सर 52,000 की वैन थी, यूसेज किया नहीं था, तो ये 52 की ही थी, जिसे हमने 45,000 में सेल किया, तो मेरे पास नुकसान कितना हुआ 7,000। ये लीजिए वैन 1 खत्म। यानी जब भी सेल करेंगे तो पहले सेल तक का डेप्रिसिएशन, सेल प्राइस और लॉस, ये 3 चीजें निकालनी है। लॉस की बजाय प्रॉफिट आ सकता है, प्रॉफिट आएगा तो यहां पर दिखा देना, ऑपोजिट साइड पर आ जाएगा। ठीक है जी। अब हमने एक नई वैन और खरीद ली थी, 1 जनवरी 2002 को एक नई वैन खरीद ली थी, वैन नंबर 3, और वो थर्ड वैन हमने परचेज की थी 1,70,000 की, 1,70,000 की। अब 2002 का ईयर कब खत्म होगा 31 ऑफ दिसंबर को, तो पहले मैं लगाऊंगा डेप्रीसिएशन। अब मेरे पास बची है वैन 2 और मेरे पास बची है वैन 3। ठीक है जी। वैन 2 के ऊपर मैं जाऊंगा, चेक करूंगा कॉस्ट कितनी थी 70,000, तो 70,000 का 10%, 70,000 का 10% ये हुआ 7,000। और वैन 3 की कॉस्ट है 1,70,000, 10%, और ये भी फुल 12 मंथ्स के लिए लगेगा, तो ये हो जाएगा 17,000। December 31, 2002 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। वैन 2 बताएं कितने की बच गई और वैन 3 बताएं कितने की बच गई। वैन 2 पहले चेक करते हैं, 66,500 माइनस 7,000, तो ये वैल्यू आती है मेरे हिसाब से 59,500, और 170 माइनस 17 ये हुआ 1,53,000। $2,12,500। ठीक है जी। यहीं तक करेंगे और बाकी बेटे अब हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। आप इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। सर कौन से क्वेश्चन अभी हम करें, तो बेटे मेरे से लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10, 12, 22, 24, 26, 27, 28, 31, 33, 36, यहां तक सिंपल परचेज सेल के क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन एसएलएम के हैं, कुछ क्वेश्चन डब्ल्यूडीवी के हैं। हाँ, हालांकि मैंने आपको डब्ल्यूडीवी नहीं कराया, लेकिन मैंने आइडिया दिया हुआ है, आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए आज इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, और मैं यही क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। चलिए बाय।